नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत ही अहम सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये भारत के लिए या फिर फ्रांस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ देश प्रगति के पथ से चलकर चांद पर पहुंच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भारत का डंका भी बज रहा है। आज भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ अब से ठीक 1.5 घंटे पहले। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की हाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। कई देशों में सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस में लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया है। ये सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय बने हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों से भारत में निवेश की अपील की है। साथ ही ये भी बताया है कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर के करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से अब पेमेंट की जाएगी, यानी कि अगर आप फ्रांस घूमने जा रहे हैं तो आप कुछ भी खरीदें या कुछ भी शॉपिंग करें, कुछ भी खाए पिए या फिर किराया दें, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। वो भारत नहीं होगा, फ्रांस होगा, लेकिन आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए। इसके बाद फ्रांस और भारत के बीच कई समझौतों पर करार किया गया है। अब भारत को फ्रांस से क्या कुछ मिलने वाला है और किन समझौतों पर मुहर लगने वाली है, इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले एक खास रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से रिलेटेड। उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। जून में सुपर पावर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों पर जोर देता दिखा, पीएम मोदी का राजकीय सम्मान करता दिखा। अब फ्रांस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। यहाँ पीएम मोदी को फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। इसके बाद पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी मूल के लोगों को संबोधित किया। भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को कौन लगातार मजबूत कर रहा है, कौन इसे मजबूत कर रहा है? ये सब आप लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का सबसे खास चैप्टर बेस्टिल डे परेड रहा। फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में हिंदुस्तान के पीएम मोदी चीफ गेस्ट बने। खास बात यह कि करीब 14 साल बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस परेड का चीफ गेस्ट बना है। माना जाता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति के कुछ खास पहलू हैं जो दुनिया की राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि को जोरदार बूस्ट देते हैं। इतना ही नहीं, अपने विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी कारोबारी रिश्तों के साथ ही साथ सियासी और सामाजिक समझ को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच मजबूत रिश्ते हैं जो बार बार दुनिया देखती है। इस बार पीएम मोदी का फ्रांस का दौरा दोनों देशों को और भी करीब लाने का काम करेगा।
पीएम मोदी के इस दौरे को फ्रांस और भारत के बीच रक्षा संबंधों के लिहाज से बहुत खास भी माना जा रहा है, जो इंडो पैसिफिक रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के कई बड़े समझौते करने जा रहे हैं। फ्रांस से हुए राफेल डील ने भारत की सामरिक क्षमता को कई गुना बढ़ाया। भारत ने पहले अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट खरीदे, अब भारत अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीद रहा है। फ्रांस की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूएई के लिए प्रस्थान करेंगे। वे 15 जुलाई को यूएई पहुंचेंगे, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी का यूएई दौरा कितना सफल होगा और किन मामलों में साझेदारी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, एयर कमांडर एसपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म इंडिया के सवाल में। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो एयर कमांडर एसपी सिंह से है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का फ्रांस में, इसके कई आयाम हैं, इसके कई पहलू हैं। हमें हर एक पक्ष, हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा पक्ष और सबसे जो पहला जो अहम पहलू है वो ये है कि भारत रक्षा सौदा कर रहा है इस वक्त फ्रांस के साथ, जिसमें राफेल है हमारे पास, जिसकी हम डील करेंगे। सबसे पहले ये पूरा प्रकरण क्या है, ये समझाइएगा। सबसे आप सबको नमस्कार, आपको पैनलिस्ट को, और आप सबको नमस्कार। मुझे इस पैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद। अब देखिए, जो डिफेंस डील है, ये जो हुई है अभी यूएसए के साथ हुई है, अब फ्रांस के साथ हो रही है। ये जो है वर्ल्ड के दो बड़े एडवांस नेशन हैं, समुद्री ताकत में भी और हवाई ताकत में भी। और ये जो है हमारी इस समय हमारे देश की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से चाइना अपने आप को इंडियन ओशन रीजन में एक्सपेंड कर रहा है, और आपने देखा पिछले कुछ सालों में चाइना ने लद्दाख एरिया में भी अपनी इंट्रूजन करी, और जैसे हुआ गलवान में हुआ, और कुछ हमने देखा इस तरह। और ये चीज़ों को दूर करने चाइना की शक्ति बढ़ती जा रही है, जबकि देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच के समय में जब तक हम पूरे आत्मनिर्भर होंगे, उस जो हमारा जो डिफरेंस है। एक सवाल ये भी उठ रहा है असल कि क्या इस वक्त राफेल की भारत को जरूरत थी, क्या डील की जरूरत भारत को थी? मैं बताता हूँ क्यों। क्या देखिए क्या है, आप ये मान के हमारी जो शुरू से हमारी एयरफोर्स की स्टैंड रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, हमारी 42 फाइटर्स कौन होने चाहिए, दोनों चाइना और पाकिस्तान को, और दोनों नेशन अगर साथ से वॉर होती है उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अभी हमारी स्क्वाड की स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही पिछले कई दशकों से, और अब हम जो है 31 स्क्वाड की स्ट्रेंथ पर आ गए हैं। तो हमें इस समय उसको पूरा करने के लिए हमें एटलीस्ट कुछ ऐसी स्क्वाड्रन चाहिए जो हमें लंबी मार की ताकत दे सके। ये जो चीज़ है, ये रफाल हमें दे सकता है, या ऐसे ही जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, मॉडर्न वेपन हैं, वो दे सकते हैं। तो हम पूरा उसको 42 स्क्वाड तक ना ले जाके एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जब तक एलसीए वापस पूरा हमारी स्ट्रेंथ नहीं आती है, हमें कुछ मिडिल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए हमने पहले 36 रफाल खरीदे भारतीय वायुसेना के लिए, जिससे हमारी 2 स्क्वाड्रन बनी, और दोनों अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, और उनका एक आयाम मिला, जिससे चाइना को थोड़ा संदेश मिला। अब नेवल पावर जो इंडियन ओशन रीजन में चाइना आ रहा है, हाँ। उसको रोकने के लिए हमारे जो कैरियर है, हाँ। कैरियर फोर्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें भी फाइटर जहाज चाहिए। जो अभी हमारे पास है सिर्फ MiG-29 के हैं, उनकी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लिमिटेड रीच है। उस रीच को बढ़ाने के लिए, उस दूरी ताकि दूर तक मारक कर सके, और रक्षा को बढ़ाने, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमें रफाल जैसे जहाज की जरूरत है। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ। ये तो हुई रक्षा डील की बात, जो कि एसपी सिंह बता रहे थे हमारे साथ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो दौरा है, ये फ्रांस और भारत की दोस्ती के लिए कितना महत्वपूर्ण दौरा है? क्योंकि हमें भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया फ्रांस की तरफ से। भारतीय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे भारत की तरफ से जिन्हें इतना बड़ा सम्मान वहां मिला है। साथ ही बैस्टल डे परेड पर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। इन पहलुओं को हम किन नजरियों से देख सकते हैं, और ये भारत के पक्ष में कितना पॉजिटिव एक मैसेज जा रहा है विश्व में? ये देखिए प्रीति जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये देखिए, भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी है, ये उस लिहाज से ये दौरा बेहद ऐतिहासिक भी है और सामरिक रूप से भी अति महत्व का है। जब मैं ऐतिहासिक कहता हूं तो यहाँ पर मैं अपने उन जो है सोल्जर्स को यहाँ पे याद करना चाहूँगा
कि जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में दिया था, और उन्होंने अपने बलिदान के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को स्थापित करने के लिए जाहिर है कि भारत की तरफ से बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और उनको ये याद करने का भी दिन है जब फ्रांस अपने नेशनल डे को मना रहा है और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद है। तो ये हमारे फ्रांस और भारत के जो रक्षा के संबंध हैं उसकी अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी भी है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो भारत और फ्रांस की जो ये रणनीतिक साझेदारी है वो इस वजह से भी मजबूत हो रही है कि दोनों राष्ट्र आने वाले समय में, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे विश्व के अन्य क्षेत्र हों, वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाना, उसको सशक्त बनाना, उसको मजबूत बनाना, और चाइना जैसे विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, अवसरवादी और उपनिवेशवादी राष्ट्र पर लगाम लगाना भी भारत और फ्रांस की एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि भारत और फ्रांस दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं और साझा चुनौतियाँ हैं। और ये जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो आधार है, ये एक बहुत ही बड़ा इस पूरे संबंधों को भी संबल प्रदान करता है। ठीक है सुदेश वर्मा जी, ये जो भारत और पेरिस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने जा रहे हैं जिसमें डिजिटल पेमेंट भी काफी वायरल हो रहा है। राफेल डील की बात उतनी नहीं हो रही है जितनी बात और डिजिटल पेमेंट की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर संबोधन में ये कहा कि अब डिजिटली यहाँ पर जो भारतीय लोग रह रहे हैं या फिर आएंगे घूमने के लिए तो आराम से पेमेंट करेंगे ये लोग। इसके क्या मायने मतलब है? देखिए, डिजिटल पेमेंट में भारत पूरे विश्व को पीछे छोड़ चुका है। 40% ट्रांजैक्शन भारत में डिजिटल होता है, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सालों पहले तक आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप सब्जी खरीदने जाएंगे और QR कोड की तहत आपसे डिजिटल पेमेंट लेगा वो सब्जी बेचने वाला। तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है। और UPI जो है 10 ऐसे देश हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं। US है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, और अब फ्रांस भी इसमें शामिल हो चुका है। तो आप सोचिए कि डिजिटल पेमेंट का मतलब UPI आपके पास है तो आपको कोई कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से पेमेंट कर सकते हैं और खुद अकाउंट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। तो एक डिजिटल रिवोल्यूशन जो भारत लाया है, जो बाकी कंट्री नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जब आप बाहर जाते थे तो आप चाहते थे कि किसी फॉरेन बैंक का आपके पास कार्ड हो जिससे पेमेंट आसान हो, आज ज़रूरत नहीं है। भारत का UPI पेमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस रिवोल्यूशन का जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा फ्रांस में हैं और बाहर हैं बहुत जगह, वो सब इसका फायदा उठा सकते हैं और एक बहुत बड़े इकोनॉमिक रिवोल्यूशन को अंजाम देगा ये। ठीक है, तहसीन पूनावाला, भारत के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। साथ में फ्रांस को भी जो आज उनका ऐतिहासिक दिन है उस पर बधाई देना चाहता हूँ। भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, जो आपके किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत ऐतिहासिक रिश्ते हैं, ये बात सही है। ये फ्रांस भारत का दोस्त हमेशा रहा है। मुझे याद है जब हमने पहली बार पोखरण टेस्ट किए थे, दूसरी बार पोखरण टेस्ट किए थे, तभी हमने पोखरण मिसाइल टेस्ट किया, पोखरण वेपन टेस्ट किए थे, पोखरण में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। सभी वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के खिलाफ हुआ था सिवाय फ्रांस ने ये कहा था और ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत का आइसोलेशन बिल्कुल नहीं चलेगा न्यूक्लियर मामले में। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 123 एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, और आप जैसे कि यहाँ पर सब विद्वान जानते कि भारत आज भी NSG का सिग्नेटरी नहीं, और बहुत बड़ी वो उपलब्धि थी भारत के लिए। फ्रांस ने भारत के लिए बहुत सारी बातें की थी। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया जो भारत का एक बहुत अजीज मित्र है, जब पोखरण टेस्ट हुए थे, वेपन्स टेस्ट जो वाजपेयी जी ने किया था, पहला टेस्ट इंदिरा जी ने किए थे, लेकिन वो पीसफुल टेस्ट था जो वेपन्स टेस्ट था, न्यूक्लियर टेस्ट। तब ऑस्ट्रेलिया ने भी जो उनकी मिलिट्री एकेडमी में भारतीय पढ़ रहे थे उनको निकाल दिया था। ऑस्ट्रेलिया भी जो आज क्वाड में हमारा दोस्त है और इंडिया पैसिफिक क्योंकि उसकी बात चल रही है, बहुत अहम मेंबर है और मेंबरान है उसका, वो भी भारत के खिलाफ हो गया था, लेकिन फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया था। हाल में जब 5 अगस्त 2019 को हमने कश्मीर 370 को हमने मॉडिफाई किया, तब भी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हलचल मची थी, फ्रांस भारत के साथ था। तो फ्रांस ऐतिहासिक दौरे में और नजदीक के इतिहास में भारत के साथ रहा है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी फ्रांस की अहम भूमिका है। लेकिन जो मैं फॉरेन
हमारी पॉलिसी में कुछ जो चिंक्स है, क्योंकि बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, भारत आगे जाएगा तो हम सबको गर्व है। एक जो प्रॉब्लमैटिक एरिया मुझे दिखता है, दो प्रॉब्लमैटिक एरिया, वो ये है, और फ्रांस को लेकर नहीं, ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में चीन का ऑब्वियसली अग्रेसिव होना, जैसे एसपी सिंह साहब ने बताया, और मैं उनकी बहुत आदर करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने देश की सेवा की है। उसको लेकर आज भी भारत की जो भूमि है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करता हूं। इसके पहले अमेरिका के दौरे हुए, हमें अमेरिका के दौरे में जो ईरान के साथ मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्शन लाया था ऑयल खरीदने में, वो हम रशिया के साथ नहीं ला पाए। तो हम रशिया से ऑयल तो खरीद रहे, लेकिन रशिया अब कह रहा है पेमेंट कैसे करोगे, हमें आपका रुपया नहीं चाहिए। तो अब हमें पेमेंट चाइनीज करेंसी में करना है, जिसके कारण चाइना जो हमारा दुश्मन है, हमारे लद्दाख में बैठा हुआ है, मजबूत हो रहा है, क्योंकि डॉलर में आप पेमेंट कर नहीं सकते। और मनमोहन सिंह जी ने ईरान के साथ वो एक्सेप्शन लाया था। तो कहीं ये जो क्रिटिसिज्म है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, क्योंकि हम अपने करेंसी डॉलर बेच के चाइनीज करेंसी को मजबूत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत गलत है, क्योंकि हम अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रशियन ऑयल चाइनीज करेंसी में खरीद रहा है, अब भारत क्यों खरीदे? तो ये जो क्रिटिसिज्म है उसको लेजिटिमेटली देखना चाहिए। प्रधानमंत्री बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, और यूएई में भी उनका दौरा सफल हो, जैसे इजिप्ट में। लेकिन ये बड़ी बात है, मैं कह रही हूँ ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच जिस तरीके का युद्ध हुआ, उसके बाद रशिया को लेकर के हालांकि भारत ने कभी अपना पक्ष साफ नहीं किया और ना ही उनका क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इस बात से भी फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ऑनर किया है उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। अब वहां आप देखिए पिछले 9 सालों के शासनकाल में पिछले 9 साल, मैं सवाल मेरा ये तहसीन, सवाल मेरा आगे ये है, सवाल वो नहीं था, सवाल ये है कि 9 सालों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल एक ताकत बनकर उभरे हैं, ठीक है, इसकी मौजूदगी अब भारत बहुत मजबूती से अपने इर्द गिर्द जो उनके देश हैं उनको करा रहा है। देखिए, भारत हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल पावर था। हम इजराइल के साथ भी थे, दोस्ती थी, हमारी पैलेस्टाइन के साथ भी दोस्ती थी, आज भी है। हम रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, आज भी है। तो हमेशा भारत का हमेशा, मैं एनएसजी डील की बात करता हूँ, न्यूक्लियर डील की 123 एग्रीमेंट, हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं थे। सारा विश्व में भारत को एक्सेप्शन मिला, एक दूसरा मुल्क बता दीजिए जिसको मिला, ये हमेशा से था। ये कोई 9 साल में नया नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो रिश्ते थे उनको आगे लेकर उसमें उनकी बताई। लेकिन मैं एक चीज इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे एक 10 सेकेंड सुदेश जी, 10 सेकेंड, फिर मैं आप बोल दीजिए। चीन के साथ हमें थोड़ा सा इसको और गंभीरता से लेना होगा। आज चाइना और रशिया और पाकिस्तान का एक एक्सिस बन गया, सिर्फ पेट्रोल को लेकर नहीं, क्रूड को लेकर नहीं, गैस और व्हीट भी खरीद रहे वो, ये एक एक्सिस बन गया है। दूसरा, आज जो मणिपुर में हो रहा है, म्यांमार से जो वेपन्स आ रहे हैं वो चाइना सप्लाई कर रहा है। हम उस पर आज तक कुछ बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कुछ बोल नहीं पाए। मैं इंटरनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो वेपन्स आ रहे हैं उस पर बोल रहा हूं। भूटान आज भारत से नाराज है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी रीजनल एस्पिरेशन बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ने वाले, हमें चीन को अग्रेसिवली, पीसफुली और टेक ऑन करना चाहिए। मैं सवाल से अपनी बात समाप्त करता हूँ, सुदेश जी इसका जवाब दे। लद्दाख में हमने हाइट ऑक्यूपाई किया था, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक और मेहमान, क्यों आपने छोड़ दिया? इसका सवाल मैं तुरंत लेंगे, सुदेश जी से मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ राहुल लाल जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये सवाल सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है, प्रधानमंत्री का दौरा फ्रांस को लेकर के, क्योंकि तमाम तरीके की डील है। मैंने डिजिटल पेमेंट की बात की है, रफेल की बात की है, सामरिक कूटनीतिक रिश्ते की बात की है। अब ऐसे में भारत के पेरिस के साथ, फ्रांस के साथ ये जो रिश्ता है, इससे हमारे आसपास के नेबर कंट्रीज जो हमेशा भारत के ऊपर टकटकी लगा के देखते रहे थे कि भारत कब लेट डाउन हो कि हम उसके ऊपर चढ़ जाएं, उनको क्या संदेश जाएगा? नहीं, देखिए, स्पष्ट है कि जब आप वैश्विक संबंध कहीं न कहीं आप मजबूत बनाते हैं तो उसका आपको लाभ मिलता है, और वो लाभ भारत को मिलेगा। आज कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हम लोगों ने देखी वहां पे। देखिए, यूपीआई को लेकर जो प्रगति हुई है वो स्वागत योग्य कदम है, प्रीति जी। उसका आप उसको जितना ही ज्यादा वो फैलता जा रहा है, एक तरह से वो भारतीय प्रतिष्ठा को ही प्रतिबिंबित करता है, तो वो स्वागत योग्य कदम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहां पे सम्मान हुआ है, वो एक भारत वाला जो है कि एक तरह से उसमें हमेशा उस प्रकार के परेड में विदेशी अतिथि नहीं होते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अतिथि हैं उसमें, ये भी एक अच्छा गर्व के क्षणों की अनुभूति कराता है। लेकिन जो कुछ दूसरे बड़े सवाल है, जैसे मान लीजिए कि राफेल के डील में पहले ही कई सारे गंभीर प्रश्न पहले भी खड़े हुए हैं, उसके मूल्यों से लेके एक तरह से HAL को ऑफशोर पार्टनर बनाने के ऊपर। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कभी भी विपक्ष ने इतनी तीखी आलोचना है कि इन सब चीजों को लेके
कि भाई अंबानी जी के कंपनी को कोई अनुभव नहीं है उस पूरे सेक्शन में, ना तो उसको कोई अनुभव था, फिर भी आपने वो डील जो है कि एचएएल को ना देके आपने उसको वो डील दिया। और आज हम लोग इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो कंपनी जो है कि दिवालिया हो रही है। हाँ। तो सोचिए कि अगर विपक्ष कोई सकारात्मक सुझाव देता है तो उसे भी आप उसको आलोचना केवल क्यों मानते हैं? विपक्ष, आप अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अगर अच्छे सुझाव कहीं से भी आते हैं उसको भी सरकार को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। आज सोचिए स्थिति यह है कि आपने जिस कंपनी के साथ समझौता कराया, पूरे विपक्ष के आलोचनाओं को दरकिनार करके वो कंपनी खुद ही दिवालिया हो गई। अब तो वो कंपनी नहीं होगी, आप किसको अब शामिल करेंगे? आपको एचएएल को अब लाना पड़ेगा या दूसरे किसी कंपनी को आप लाइएगा, यही विकल्प होगा। विपक्ष यही समाधान आपको दे रहा था। तो विपक्ष के गंभीर समाधान को मानना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है, विपक्ष के अच्छे सुझाव बड़े सकारात्मक महत्व के होते हैं, उसे सरकार अगर स्वीकार करती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। प्रीति जी, सुदेश वर्मा जी जवाब। अभी तहसीन के सवाल पे आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। देखिए प्रीति जी देखिए, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। क्या सर? प्रधानमंत्री जी का फ्रांस का दौरा हो रहा है, यहाँ हम लद्दाख की बात करें या यहाँ हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। इसका मतलब है कि फ्रांस की बात करें, फॉरेन रिलेशन की बात करें, जब बताइए लद्दाख की बात बाद में कर सकते हैं पूरे डिबेट में। मैं नहीं समझ पाऊंगी। और राहुल जी ने बोला वो भी किसी और डिबेट का है। डिबेट हुआ है तो राफेल का समझौता फिर से, जब देखिए आपने फिर से समुद्र के लिए आपने फिर से राफेल खरीदा, सवाल तो उठेंगे। सुन लीजिए भाई, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो राफेल खरीदा गया था, देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी गए हैं बाहर, प्रीति जी प्रधानमंत्री जी जब भी बाहर गए हैं, हाँ। वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं गए हैं, हाँ। एजेंडा के साथ गए हैं कि भारत को कैसे मजबूत बनाना है। एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो गया है भारत को मजबूत बनाता है, और प्रधानमंत्री ने उसको एक्नॉलेज किया है अपने स्पीच में। और पहले जो राफेल लिया गया था वो एयरफोर्स के लिए लिया गया था, अभी जो राफेल लिया जा रहा है स्पेशली इक्विप्ड है नेवल पावर के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि भारत का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, एक भारत के नाम पर इंडियन ओशन है, आप सोचिए। और उसके बाद हमने अपने मैरीटाइम पावर को स्ट्रेंथन नहीं किया। 2030 तक हमें 24 स्कॉर्पियन चाहिए, सबमरीन चाहिए। आप बताइए क्यों नहीं, क्यों इसको इग्नोर किया गया? सिर्फ क्या हम लोग फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते थे? मुद्दा ये है। और मोदी जी उस पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका जाते हैं ड्रोन लाते हैं, चाहे वो रशिया से डील साइन होता है कि 6 लाख हमको नए जो राइफल्स बनाने हैं, जो मॉडर्न राइफल्स हैं, ठीक है। इंसेस राइफल्स जो है वो फेल हो रहा है और इंडिजिनाइजेशन हो रहा है। चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा कम बैक टू यू तहसीन पूनावाला। मैं फौरन हाजिर होती हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं, इसके कई मायने सरोकार निकाले जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तमाम मेहमानों को हमने बुलाया है। तहसीन पूनावाला सुदेश वर्मा के सवालों का जवाब देना चाहते थे, उसके बाद हमारे साथ 2 फॉरेन एक्सपर्ट और साथ ही हमारे साथ डिफेंस के एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सपर्ट बैठे, पत्रकार भी हमारे साथ हैं। तहसीन अपनी बात एकदम जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। बहुत संक्षेप में। मुझे बहुत बुरा लगता है जब सुदेश जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इतने इम्पोर्टेंट शो पर गलत बात कहते हैं। इंडिया का सबमरीन प्रोग्राम 1963 में उस वक्त की वर्तमान सरकार 63 की अप्रूव की। 67 के अंदर भारत के पास उनका पहला सबमरीन आया रशिया से। हाँ। 68 के अंदर वो इंडक्ट भी हुआ था। 61 के अंदर हमारे पास INS विक्रांत आया था रशिया के अंदर, जो नेवल प्रोग्राम है हमारा। और 1981 में जो जर्मनी क्लास 1500 तब जो सबमरीन है वो मस्काओ डेक में हमने बिल्ड करना शुरू किया था, और हमने इंडिजिनियस सबमरीन ऑलरेडी बनाना हमने शुरू किया। और अभी प्रोजेक्ट 75 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कहा है। तो इंडिया का सबमरीन प्रोग्राम
1963 में शुरू होता, 81 में बिल्डिंग शुरू हुआ था मस्गांव में। ये हम क्यों नेशनल टीवी पे आते कहते हैं इससे पहले कुछ नहीं होता? ये सारी चीजें हैं, ये भारत की उपलब्धियां है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो ड्रोन्स हम ला रहे थे अमेरिका से इंडिया पैसिफिक ओशन के लिए, बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए और हो पा रहे हैं। उसके साथ ही आप ही के चैनल पे मैं देखा खबर चल रही थी, इंजन आ रही है, क्या वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ? आज तक वो इंजन हुआ नहीं। सेकेंड चीज, रफाल को लेते 36 रफाल है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एचएएल ने कहा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है। तो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें मिग के साथ मिला, सुकोई के साथ मिला, ब्रह्मोस के साथ मिला, ब्रह्मोस के साथ हम भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों अच्छा, नहीं? इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट है एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं। अब ये तहसीन पूनावाला जो सवाल कह रहे हैं कि ठीक है आपने रफेल का सौदा तो किया, रफेल आ गई, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ? कहाँ आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हो? आप दिखाइए। देखिए, पहले तो मैं तहसीन जी का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने डिफेंस के लिए बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उनकी फीलिंग्स की कदर करता हूं। और वो बड़े सुलझे हुए मंझे हुए जो है प्रवक्ता हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। तहसीन जी आपका जो पॉइंट है बड़ा वैलिड है, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का दो आयाम है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में कोई भी देश आपको अपनी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कोई बड़ी यूनिक टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जो फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में है या ड्रोन के बारे में है, हाँ। इसको डेवलप करने में उनके जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कम से कम 20-30 साल का उनका मेहनत है, उनका पैसा लगा है। तो इतनी जल्दी आसानी से ट्रांसफ़र कोई देश नहीं करेगा। रशिया जो हमारा सदियों से दोस्त है, आज तक देखिए उन्होंने हमें फाइटर इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, एक्सेप्ट MiG-21 विच इज बीइंग फेज्ड आउट। जस्ट अ पार्ट ऑफ डील, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं है। अब दूसरा जो है रफाल की डील पे आता हूँ, जो आपने बात बोली। लेकिन सर एक सवाल आपने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में काफी समय लगता है। आपने कहा कि एक देश अगर किसी देश के साथ सौदा करता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तकरीबन 20-30 सालों में, 10-15 सालों में वो करता है, क्योंकि वो R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। अगर तब तक वो टेक्नोलॉजी अगर आउट ऑफ डेट हो गई तब सर? देखिए ये तो बिजनेस है, ये आप समझिए, कोई भी देश है, सब बिजनेस मॉडल। अगर मेरा जो एयरक्राफ्ट है या मेरा स्कॉर्पियन, मेरी जो पनडुब्बी है, हाँ। या मेरे वेपन्स हैं, अगर वो बिकेंगे तो मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो USA या फ्रांस या UK या ऑस्ट्रेलिया, जो भी ये डेवलप्ड देश हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी अगर आपको दे देंगे तो उनका बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा, उनकी कंपनी जो है वो रेज करेंगी। तो आपको एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते इमीडिएटली, उसके आयाम है, उसके 10 साल में, 15 साल में जो भी डील होगी वो होती है। तो अभी हम डील करने गए रफेल की, अगर हम अभी डील करने गए हैं भारत से फ्रांस रफेल की, तो इसमें दो तरीके की डील है, शायद एक हेलीकॉप्टर इंजन और एक टाइटल इंजन की बात है। इसको कैसे देखते हैं? इस डील में जो फायदा है, जो अभी हम 26 डील की डील कर रहे हैं, उसके साथ एक अटैच हमने जो फायदा जो हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे देश को इस समय फाइटर इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन की बहुत जरूरत है, जो हमने डेवलप नहीं किया है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आर्म का और LCA Mark II, इसके लिए हमें हाई पावर का इंजन चाहिए, ताकि हमारी आने वाले समय में हमारे फाइटर जहाज जो हैं बड़े सशक्त हो सके चाइना के अगेंस्ट। तो इसके लिए एटलीस्ट जो है ये डसॉल्ट ने ये एग्री कर लिया कि उनके जो इंजन हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो है शेयर करेंगे, ट्रांसफर नहीं, शेयर करेंगे। तो उससे हमें फायदा होगा कि जो हमारा आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसमें हमें बल मिलेगा। तो हमारे जो लोग हैं ट्रेंड हो जाएंगे इस चीज़ में, आने वाले 5 साल में, 4 साल, 10 साल में, उसके कारण हम अपना इंजन डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है ये इंजन जो पूरी टेक्नोलॉजी शेयर भी हो जाए, तो एक जॉइंट वेंचर में एक इंजन डेवलप होगा जो फ्रांस ने एग्री किया है, दोनों के लिए, फाइटर के लिए भी और हेलीकॉप्टर के लिए भी। हाँ। तो दोनों की इंजन टेक्नोलॉजी का जॉइंट वेंचर अब शुरू होगा इस डील के साथ, वो हमें फायदा होगा। ठीक है, हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के जानकार भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। सर आप अपना कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे इस दौरे के रिगार्डिंग? जी, मैं एक बात कहना चाहता था कि जो विदेश नीति और रक्षा नीति से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर आलोचना करना और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूप होल खोजना, सिर्फ कमजोरियों को हाईलाइट करने की कोशिश करना, ये मेरे ख्याल से राष्ट्र के हित में नहीं है। और इससे जो है किसी भी जो राष्ट्र की नेगोशिएशंस की प्रक्रिया होती है, राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही होती है, उसमें एक बाधा पहुंचती है। और मेरा ख्याल है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐसी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए कि जिससे कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के जो हित हैं, जो विदेश नीति के हित हैं, वो आगे बढ़े, उसमें कोई ड्रॉबैक ना आए। जहां तक भारत के चाइना की करेंसी में पेमेंट करने की बात है, तो ये जो पेमेंट भारत कर रहा है
वो रशिया के साथ हमारे जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और रशिया जिस चैलेंजेस के साथ तो अभी जूझ रहा है उसको एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराने के लिए ही किया जा रहा है। ये हम चाइना को मजबूत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का नैरेटिव डेवलप किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये उचित नैरेटिव नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जवाब दे दूं फिर? नहीं, एक मिनट तहसीन जी, मैं 1 मिनट अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि जहां तक भारत के वर्तमान समय की जो डील्स की बात है, ये जो डील्स हैं भारत के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को मजबूत करने की आज की सामरिक आवश्यकता है। विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, नए शीत युद्ध का खतरा दिख रहा है। ऐसे में हमें नए वेपन्स चाहिए, नए एडवांस ड्रोन सिस्टम्स चाहिए, जिससे कि हम अपने डिफेंस पोस्चर को रोबस्ट बना सकें, मजबूत बना सकें, एडवर्सरीज को चेतावनी दे सकें, उन्हें लगाम में लग सकें। तो ये कैसे प्रक्रिया मजबूत हो, इसके बारे में यदि आप सलाह दें, यदि इसके बारे में आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें तो मेरे ख्याल से ठीक है। और मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है कि ये जो डील्स की जा रही हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ जो डील्स हुई हैं, फ्रांस के साथ जो डील्स की जा रही हैं, वो भारत के डिफेंस पोस्चर को, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत बनाने का ही कार्य करेंगे। जल्दी बिल्कुल। दो चीज, एक तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, आपने माना कि भारत चाइनीज करेंसी में पेमेंट दे रहा है। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि जब आप एक्सेप्शन आपको नहीं मिला ईरान की तरह जो मनमोहन सिंह जी ने लाया था, तो आप पूरे विश्व में क्यों गए? हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, यूरोप को हम एक्सपोर्ट करेंगे। सिर्फ चाइनीज में ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे आप आपका रूल फॉलो कीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज सर, मैं आपको बड़े अदब से कह रहा हूं। आपने पहले पूरी दुनिया में आप गए, क्यों आप इसको शांति से करते? एक दूसरा, आप एक्सेप्शन ला नहीं पाए। आपने पूरे उस वक्त मीडिया में चल रहा है हम रुपीज में खरीद रहे, रुपीज में आप हेडलाइन देख लीजिए, उसके बाद आपका रुपीज एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपने क्यों ये किया? और आप थोड़ा पेमेंट दो या पूरा पेमेंट करो, आप तो चाइनीज करेंसी को मजबूत कर रहे हो या नहीं? आदमी प्रेग्नेंट होता है, आधा प्रेग्नेंट नहीं होता है। आप प्रेग्नेंट होते हो, शायद प्रेग्नेंट नहीं होते हो, तो आप उनको मजबूत कर रहे हो, थोड़ा मजबूत नहीं कर रहे हो, पूरा मजबूत कर रहे हो। दूसरी बात, मैं आपको अमेरिका के बारे में कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप दूसरी बार ये कह रहे हो कि देखिए हमारे साथ जो अमेरिकन डील्स है बहुत अच्छी डील्स है, मैं तो खुद मानता हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी हमको जरूरत है, हम अपने फाइटर पायलट्स कितना चलाएंगे ओशन के ऊपर, हमें ड्रोन की जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन उसी के साथ क्या आपको इंजन मिले? इंजन के आपने पूरे दुनिया में अपने बात की हमको इंजन मिले, आज तक कोई इंजन का एक भी एग्रीमेंट साइन हुआ? आपने 100 के हवाले बात की, आपने अमेरिका से एक्सेप्शन लिया कि आप पाकिस्तान के F-16 को आप अपग्रेड नहीं करोगे। अमेरिका पाकिस्तान का F-16 अपग्रेड कर रहा है। तीसरी बात, मैं बहुत खुश हूं रफाल आ रहे हैं नेवी के लिए, रफाल बहुत जरूरी है नेवी के लिए, लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, चाइना ने ऑलरेडी 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, अमेरिका ने डेवलप कर दी। आज रशिया की सबसे अच्छी एयरफोर्स पावर होने के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि अमेरिकन सरफेस टू एयर मिसाइल्स है जो उनके प्लेन्स को मार रहे हैं। पाकिस्तान के पास भी अच्छी सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, चाइना के पास भी। तो आप 5th जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आगे हम कैसे लेके जाएंगे? मैं अपनी बात ठीक है संजीव जी, अगर हम क्रिटिसाइज करते हो, हम आपको अच्छी राह दिखाते, आप कहते हो नहीं आप देश का मॉरल डाउन करें, हम देश का मॉरल डाउन नहीं करेगा। आप चाइनीज करेंसी में पैसे दोगे, देश का मॉरल डाउन होगा। आप सुन लीजिए संजीव जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है तहसीन जी कि भारत जो है चाइना की करेंसी में कुछ पेमेंट कर रहा है, भारत यूएई की करेंसी में भी पेमेंट कर रहा है, दिरहम में भी पेमेंट भारत ने किया है। भारत अपनी करेंसी में रुपए में भी पेमेंट कर रहा है, और जहां भी संभव है रशिया को हम जो भी मदद कर सकते हैं, जो रशिया, एक मिनट में कंप्लीट कर लेता हूं अपनी बात, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि हम जो भी रशिया को मदद कर सकते हैं एज ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, वो हम मदद करेंगे। ये हम उसके लिए कमिटेड हैं। हम किसी भी डिक्टेशंस में आकर के रशिया के साथ अपने संबंधों को खराब कभी भी नहीं करेंगे। और रशिया के साथ जो भी हम बेस्ट से बेस्ट मदद कर सकते हैं वो करेंगे। और जहां तक और भारत की दूसरी एक बात ये भी है, मैं कहूंगा तहसीन जी, कि भारत मल्टीलेटरलिज्म में भी यकीन करता है। भारत यदि ब्रिक्स का सदस्य है तो उसमें चाइना भी है। चाइना को आप सीधे आप अगर ये कहेंगे कि भारत चाइना के साथ बिल्कुल ही एंगेज नहीं कर रहा है तो ये गलत है। अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है, अभी जो है अनेक फोरम्स भारत और चाइना, SCO में भारत और चाइना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी आने वाले हैं भारत में। तो ये सारी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। प्रवक्ता बीजेपी के, अभी ठीक है, अब एक एक करके प्लीज सुदेश वर्मा जी अपनी बात रखिए। देखिए,
देखिए तहसील जी ने पूरा भटकाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ, फिर मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, चीन को हमने अभी अपना दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया है। चीन से हमारे बहुत ट्रेड हो रहे हैं, वहाँ से बहुत चीज़ इंपोर्ट हो रहे हैं। आज भी जो भारत का मार्केट है चाइनीज गुड्स से फ्लडेड है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसलिए किस तरह की बात कर रहे हैं? हमें रसिया सस्ता तेल दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं, हम डॉलर में खरीदें और महंगा खरीदें? बिल्कुल। वो नहीं होने वाला। दूसरी बात आते हैं मेन मुद्दे। मेन मुद्दा क्या है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश किया है कि नहीं किया है? इंडियन डायस्पोरा जो है, क्या वो मजबूती से सर उठा के बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप यूएन एक्सपेंशन की बात करते हैं तो भारत नहीं होगा ऐसा सोच ही नहीं पाते। और फ्रांस जो है हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है कि भारत के मामले का पूरा इतिहास भी देख लीजिए, थोड़ा सा पुराना इतिहास भी देखेंगे तो उसमें भी यूएन एक्सपेंशन के मामले में भारत को यही स्थिति, यही दर्जा प्राप्त है। जो कोशिश करता है इधर उधर करने की, हम लोग बहुत स्ट्रांगली इमर्ज किए हैं। इस बात को आपके इन छोटे मोटे क्रिटिसिज्म से, इधर उधर से विपक्ष की तरह करने से इस विजिट को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं हमने क्या किया है, हमने 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले हैं, जिसमें 2 डिफेंस के हैं, एक अमेठी में है और दूसरा तमिलनाडु में है। जाके देखिए क्या हो रहा है। 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम डिफेंस में। ये 6 साल पहले नहीं हुआ था, 10 गुना बढ़ा है। ये बिना किसी एफर्ट के बन गया है। आप इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट को और हमारे जो डिसीजन मेकर्स है उसको। मनमोहन सिंह चाहते थे, राहुल क्यों 2015 में साइन किया सबमरीन का, और क्यों इसकी डिलीवरी जो है हमारे आने के बाद होती है? 2005 में साइन हुआ और फर्स्ट डिलीवरी 2015 में हुआ मोदी जी आने के बाद। मैं थोड़ा संक्षेप में हर जगह पे थोड़ा बिंदु रख लूं। देखिए, रूस के साथ जो व्यापार चल रहा है वहाँ इसीलिए मुद्दों को मत खोलिए, सुनिए तो सही। अरे सुन लीजिए, संदर्भ में देखिए, बिल्कुल बहुत कुछ बोल सकता हूँ, एक चीज रिसर्च करके बोलता हूँ। एक भी चीज खोज पाइएगा। चीन के खिलाफ पैसा लेते हैं, सुन तो लीजिए, बात करते हैं। सुन लीजिए। देखिए, नंबर 1 चीज, रूस के साथ जो हुआ, देखिए रूस के शुरुआत में हम लोगों ने रूस को रुपया दिया, लेकिन अब वो रुपया उनके पास इतना ज्यादा हो गया है तो वो अब उनको रुपया लेने में समस्या हो रही है। तो अब ये एक चीजें, दूसरे एक अन्य करेंसी का भी प्रयोग किया गया, वो उसे भी एक्सेप्ट करने में अब समस्या आ रही है। अंततः हम लोग को चीनी करेंसी युआन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, एक वास्तविकता की स्थिति है। दूसरी चीज की देखिए, रूस के साथ एक अच्छी पुरानी मित्रता है और वो मित्रता के बीच में रूस यूक्रेन वार के समय में अगर हम लोगों ने रूस से तेल खरीदा, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर 2019 से हम लोगों ने ईरान से तेल लेना क्यों बंद कर दिया है? ईरान जब हमें पूरे दुनिया से 25% सस्ते दर पे अगर तेल दे रहा है, दुनिया के सबसे अच्छे प्रकृति का वो उसके क्वालिटी का लेवल काफी हाई है, तो ये सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर ईरान के ऊपर उन प्रतिबंधों का क्या मायने है। चारबाहर का प्रोजेक्ट हम लोगों का चल रहा है, प्रीति जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था चारबाहर प्रोजेक्ट को लेकर। आप खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं, सवाल नहीं खड़े कर रहे, सुन तो लीजिए। होता तो आप सवाल नहीं करते, सुन ही नहीं रहे, सुन तो लीजिए, पता होता। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपका चारबाहर का प्रोजेक्ट है, उसके कुछ हिस्से काफी अच्छे से पूरे हुए, आप जो है, लेकिन अब वहाँ पे आपके ईरान के साथ संबंधों में गतिरोध के कारण चीन उस जगह पर भी चीन काफी ज्यादा संख्या में ईरान में निवेश करने के लिए भी तैयार है, वो मामला भी है। और अब मैं आता हूं फिर से राफेल के मामले के ऊपर। देखिए, राफेल के मामले के ऊपर जो फर्स्ट खंड में मैं कहना चाह रहा था कि उस समय सरकार के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध थे। विपक्ष की तरफ से सुझाव था कि आप एचएएल को दीजिए। चलिए, आपने अगर उन्होंने एचएएल को नहीं भी दिया तो एक ऐसे कंपनी को क्यों दिया, अंबानी जी के कंपनी को, जिनको कोई अनुभव नहीं है। मैं 2 कंपनियों का नाम ले रहा हूं। महिंद्रा एरोस्पेस एक ऐसी कंपनी है निजी क्षेत्र में। राफेल से बात करिए ना। अरे सुन तो लीजिए, राफेल से बात करिए भाई। राफेल से क्यों आप जाके समझौता आप कर रहे हैं? आप राफेल से हम बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा ज्ञान तो बढ़ा लीजिए, सुन लीजिए, आप ही के काम आएगा। आपके देश में अगर निजी सेक्टर में ही आपको अगर देना था तो आपके पास 2 विकल्प थे। आपके पास टाटा का विकल्प था, आपके पास महिंद्रा का विकल्प था। राफेल किसको देती है? आप सुनने के तैयार नहीं है। इतना मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, मैं उन्हें संबोधित तो करूंगा। अपनी बेट को 2010 में बार हम लोग 2010 में एक तरह से महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कंपनी का अधिग्रहण किया था, गिब्स एरो का, पता होना चाहिए। तो उसके बाद से भारत में जो निजी कंपनियां उपलब्ध है उसमें उनकी स्थिति मजबूत है, टाटा की स्थिति मजबूत है। तो आप अगर टाटा या उन लोगों को देते तब भी सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन एक अंबानी के ऐसे कंपनी को दिया जिसके पास कुछ भी उसका कोई अनुभव नहीं। आपके सवालों का जवाब एसपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, आपसे मैं ले लेती हूँ। क्या मतलब है एसपी सिंह जी, मतलब क्या? अरे ये समझौता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप उसका मतलब एसपी सिंह जी बताइए। देखिए, ये जो पहले आप बताएंगे क्या करना है रफाल वालों को, डसॉल को क्या करना है आप बताएंगे। सही चीज तो
सही चीज तो बताया जाएगा, आप मानिए अच्छा, ना मानिए SPC आपकी को मर्जी है। बोलने और दीजिए। आप एक ऐसे कंपनी को दे चुके हैं जो कि अब डूब चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। हम कौन होते हैं मानने वाले, नहीं मानने वाले? भाई ये समझौता हमने भारत साइन सरकार कर करा दिया, रही है। उसके बाद राफेल जाने और किस कंपनी को दे रहे हैं वो डिफेंस जाने। के एक्सपर्ट एसपी सिंह जी ये जो हमने जो करार किया उस करार को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उस करार में आपने गलत कंपनी का चयन किया। बोलिए सर, बोलिए। देखिए 3 छोटे-छोटे पॉइंट हैं, मैं रफाल पे उतरा हूं। सबसे अरे पहले हम मैं कौन होते हैं चयन करने वाले? भाई कैसा आप बात बोल रहे हैं, इतनी बार बता रहे हैं, आप आपको लोग समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक और मेहमान है, बोलने दीजिए उसे प्लीज। सुदेश जी बोलिए। 3 छोटे-छोटे पॉइंट हैं। हाँ। सबसे पहले मैं तहसीन जी से निवेदन करूंगा, ये जो इंजन डील की बात कही तहसीन जी ने, जी। जो हमारी जो यूएसए के साथ डील हुई थी अभी, उसे प्रेडेटर इंजन के लिए कोई डील नहीं हुई, लेकिन साथ ही हमने G414 इंजन की डील करी है टेक्नोलॉजी की, जिससे हमें फायदा ये होगा कि जो पुराना हमारा LC अभी ऑलरेडी है उसकी क्षमता कम है। G404 इंजन जो कावेरी इंजन के क्षमता के बराबर है, हमें ज़्यादा क्षमता का इंजन चाहिए, वो G414 इंजन है जिसकी क्षमता जो है 78 किलो न्यूटन से बढ़कर 108 किलो न्यूटन रहते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जिसकी आप बात करें FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके लिए हमें G414 इंजन की जरूरत है, जो डील हुई है जो यूएसए के साथ है। उसी तरह की डील अभी रफाल जो हम मैरीटाइम वर्जन ले रहे हैं उसके साथ फ्रांस के स्नेकमा के साथ डील है कि जो 5th जनरेशन फाइटर के लिए हमें जो इंजन डील है वो उसके साथ हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे, तो जॉइंट वेंचर। तो ये 2 इंजन डील हुई हैं। जो पहले हम जो रशिया की बात मैंने आपसे कही, रशिया हमारा क्लोज फ्रेंड रहा है, लेकिन आज तक रशिया ने ना तो हमें इंजन की डील से दी है अभी ट्रांसफर, ना चाइना को दी है, चाइना को भी नहीं दिया उन्होंने। चाइना को उन्होंने AL-31 इंजन जो Su-27 का इंजन है उसकी भी डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है, जबकि चाइना को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उनका अभी कोई इंजन डेवलप नहीं है, उनके सारे अंडर पावर्ड इंजन है। ये एक बहुत बड़ी कमी है इस समय चाइना के लिए, जो हमारे देश में भी है। तो हमें इस डील, दोनों डील से ये फायदा है। ये पहले बात। दूसरी अब हम आते हैं रफाल डील की, जो HCL को क्यों नहीं दिया गया। मैं उस समय रफाल ग्रुप में था, तो मैं बताता हूँ हमारी गवर्नमेंट उसमें एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। हुआ जो ये था कि जो डिसॉल्ट ने, जो सुरेश जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डिसॉल्ट ने उस समय ये बोला था कि हम HCL को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज हमें HCL की जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेज हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो जब ये डिसीजन हुआ तो 126 एकड़ की जो डील होनी थी रफाल की, जो 2006 में होनी थी, उस डील को फिर रोका गया इसी कारण, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया कि अगर आप HCL को नहीं देंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? अगर आप HCL को नहीं इसमें देंगे, एक चीज कह रहा हूँ कि नहीं, चलिए आपने HCL को नहीं दिया, चलिए वहां के विरोध में, लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है ना। आप टाटा को दे सकते थे, वो विकल्प था आपके पास। आपके पास विकल्प था कि आप महिंद्रा को दे सकते थे, लेकिन उन सब विकल्पों को छोड़ के एक अनुभवहीन कंपनी को सामने में लाया गया। ठीक है, अब अभी क्या होगा ये तो वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। छोटा सा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था कि हम 126 एकड़ डील नहीं करेंगे अगर आप HCL को नहीं देंगे ट्रांसफर, तो ये डील, ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया गया था, चाहे हमें रफाल उस समय नहीं मिले, लेकिन HCL को ही मिलना चाहिए था। हमने अपने घर की कमियां हम खुद दूर करेंगे। और ये जब उसके बाद दोबारा डील हुई 36 एयरक्राफ्ट की, तो HCL तब भी उनके हिसाब से संतुष्ट है, तो ये फिर किसी को तहसीन पूनावाला। जी, मैं एसपी सिंह साहब को वापस थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सही बात की और वो स्टैंड सही था उस वक्त के वर्तमान सरकार का। लेकिन जिस व्यक्ति को डील मिली, जिस कंपनी को डील मिली, वो कंपनी आज बैंकरप्ट हो गई, इस डील के बाहर आ गई। और इस वक्त आज जब हम डिबेट कर रहे हैं, फ्रांस के अंदर उस कंपनी पे प्रोसीडिंग्स चल रहा है चीटिंग का, उस कंपनी पे प्रोसीडिंग्स चल रहा है चीटिंग का, और वहां के मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये कंपनी को डील कैसे मिली, ये बैंकरप्ट कंपनी, न इसके पास टेक्नोलॉजी था, न इसके पास आदमी था, न इसके पास पैसा था। और उस कंपनी के मालिक ने यूके कोर्ट में एक अलग केस में कहा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, अपनी बीवी के जेवर बेच के कोर्ट केस लड़ रहा हूं। आप सोचे, ऐसे व्यक्ति को देश की सुरक्षा दी गई थी, इस पर स्टैंड ले रहे हैं। आप किसी और प्राइवेट कंपनी को देते, टाटा, महिंद्रा, कल्याणी, इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो HCL को ही मिलना चाहिए था। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, फिर फर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आप को देख डाइवर्ट लीजिए, करने की कोशिश कर, बिल्कुल गलत पढ़ लीजिए। ये नहीं है। और आपको डेसॉल्ट को डिसाइड करना था, उसे किसे देना है, और डेसॉल्ट एक्सप्लेन करेगा। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड कहा है, क्या प्रूफ है आपके पास? ये कंडीशन थी कि उस व्यक्ति के समझौते के तहत दिया गया, वो डेसॉल्ट जाने और वो कंपनी जाने। अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई तो कंपनी एक्सप्लेन करेगी। आप सरकार को या पार्टी को कैसे, जिस समय उस कंपनी को समझौता दिया गया था, उसी समय पूरे दुनिया को पता था कि वो कंपनी रसातल में डूब रही है।
और ये कोई ऐसा नहीं कि आज तो वो component प्रक्रिया उसको हो कहाँ गई, से लेकिन रखना है उसके डूबने और की कितना प्रक्रिया उसी जमाने इंडिया से से शुरू हो लेना है, गई ये थी। कंपनी को डिसाइड करना था। हमने तो डिसाइड कर दिया कितना परसेंटेज करना था। सर दसॉल्ट के सीईओ ने कहा है कि भारत सरकार की शर्त किस तरह थी कि की उस बात कर कंपनी रहे हैं को भाई? मिले आपको contract। प्रॉब्लम ये होगा। दसॉल्ट के सीईओ ने और रिकॉर्ड उनके मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा है। किसने कह दिया भारत सरकार सुदेश वर्मा भारत जी, सरकार समय ने कम है, सुदेश सिर्फ वर्मा जी। इंडियन कंपनी से करना है, किस कंपनी से करना नहीं है। एक्स कंपनी से करो, वाई कंपनी को भारत सरकार ने नहीं बोला था। ठीक है सर, चलो किसी मैं भी आपकी बात कंपनी मान से लेता कर हूं। मैं अभी सकते हैं। आपको एक सेकंड में एक्सपोज करता हूं सर, मान लेता आपकी बात। चलो आपकी बात सच, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो जो अभी फ्रांस में केस चल रहा है, फ्रांस की एक्सपोज सरकार क्या ने करिए, आप खुद एक्सपोज सुन लीजिए ना, खुद सर, एक्सपोज है, सर, सबको सुन लीजिए, मैं एक्सपोज आपकी बात कहाँ से समाप्त एक्सपोज करता हूं। करिए। सर मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपको अभी एक्सपोज करता हूं, मैं एक्सपोज हो जाता हूं। चलो आपकी बात मान ली, आप सच कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूं। तो इस वक्त जो फ्रांस में केस अरे चल बहुत रहा है, एक्सपोज तो- करिए, अपने पॉइंट को रखिए, काहे को एक्सपोज करने पर लगे हुए अरे आप देश पॉइंट की को रखिए ना। कीजिए, देश की गड़बड़ के बात हो ही कीजिए। जाएगी ना। सुन लीजिए एक्सपोज मेरी इसमें वगैरह क्यों दिक्कत लग रही है आपको? ये इस सब- शब्द से आपत्ति नहीं होनी सुन चाहिए लीजिए मेरी आपको। पॉइंट। सर मेरा पॉइंट सुन लीजिए। नहीं एक्सपोज तो करने इस से वक्त बहुत जो बड़ा फ्रांस- स्कूप मिल गया इनको। इस सर, तरह की सुन बात लीजिए करते ना। हैं। ये डिबेट है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना। फ्रांस में इस वक्त जो इस कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, क्यों दसॉल्ट के सीईओ ने उनके मजिस्ट्रेट को कहा कि भारत सरकार ने हमें एक शर्त दी थी कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। क्यों भारत सरकार, वर्तमान सरकार, फ्रेंच गवर्नमेंट के जो 3 लेटर्स आए कोऑपरेट करने को इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही। और तीसरी बात, आप सारे दस्तावेज प्रीति जी के शो के दे दीजिए कि आपने कभी नहीं कहा कि श्रीलंका की कंपनी ने कहा कि उस कंपनी को भारत सरकार ने कहा था कि कोऑपरेट करे। क्यों इस बात के दसॉल्ट भी झूठ बोल रहा है, अच्छा, समय फ्रेंच सरकार अब भी समय झूठ बोल कम रही है। और अगर सुदेश झूठ वर्मा बोल जी रहे तो आप जल्दी से cooperate इसके क्यों नहीं कर रहे? समय आप कम है। cooperate भाई करते साहब, सुदेश वर्मा जी राफेल डील जल्दी पर से आप कोर्ट समय गए थे कम ना? है। सुदेश वर्मा जी जल्दी से अपनी बात दसॉल्ट रखिए। डील पर आप गए थे ना? राफेल डील पर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में? कौन सी बात पे गए थे आप? हमको कौन सी जहां बात दिखाना था बताए? हमने दिखा क्या दिया, उस व्यक्ति के कंपनी कोर्ट ने पर मान गए थे लिया, तो- आपका नेता झूठा साबित हुआ, उसके बाद भी आप उसी रट को लगाए हुए हैं। तो ठीक है, चलो कोर्ट का मैं ये भी मान कंटेम्प्ट भी लेता हुआ हूं, आपके बात नेता के सारे खिलाफ। गलत हुए। तो फ्रेंच कोर्ट में इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों चल रही है? फ्रेंच मजिस्ट्रेट के पास क्यों दसॉल्ट ने कहा भारत सरकार ने हमें कहा था? क्यों इस चलने वक्त उसकी दीजिए इंक्वायरी ना। चल रही है? आप क्यों चलिए cooperate फाइनल नहीं कमेंट, करते? फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, समय कम है। शुरुआत एयर कमांडर एसपी सिंह जी से। देखिए मेरा फाइनल कमेंट है कि ये जो डील्स हो रही हैं यूएसए के साथ और फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, ये हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं, ताकि जो हमें ड्यूल थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान कंबाइंड थ्रेट है, उससे हमें हमारे देश को सशक्त करने के लिए, देश की सुरक्षा कवच को बनाने के लिए। तो ये डील जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, और ऐसी डील हमें बहुत ही नए आयाम देगी। थैंक यू। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और ये सभी की जिम्मेदारी है, सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, इसमें विपक्ष भी शामिल है, हर एक नागरिक शामिल है। और हमें ऐसे नैरेटिव को डेवलप करना होगा, इस तरह की बातें करनी होंगी जिससे कि जो है हमारी अपनी जो है सुरक्षा, हमारा जो डिफेंस पास्चर, हमारी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो, हमारे एडवर्सरीज के खिलाफ मजबूत हो, कोई ऐसा गलत मैसेज ना जाए, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वगैरह के बारे में बार बार बात करना जो कि सेटल हो चुकी है, जिसके बारे में अब बातें नहीं होती हैं, उसको फिर से रेकअप करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए सबकी समन्वित जिम्मेदारी बनती है कि सब इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। और मैं ये अपील भी करूंगा एक विदेश मामलों की जानकार होने के नाते। राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस प्रकार के अलग अलग द्विपक्षीय समझौते अलग अलग देशों के साथ होना चाहिए, वो समय की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अगर विपक्ष कुछ अच्छे सुझाव देते हैं तो उस सुझाव का भी पालन करना चाहिए। और एक चीज जो यहाँ पे कहा जा रहा था कि देखिए चीन के साथ जिस समय हमारे संबंधों में तनाव पैदा हुआ, तो हम लोगों ने कई तरह के वो चीनी सीधे सीधे निवेश के ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध का निर्णय लिया था कि डायरेक्ट उनके निवेश नहीं होंगे। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को काफी ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रयास किया था, तो अभी भी कई बड़े काम हम लोगों को करने पड़ेंगे चीन के बाजार में प्रवेश करने। सुदेश वर्मा जी, फाइनल कमेंट। प्रीति जी, भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में इमर्ज कर रहा है और ये जितने भी विजिट्स होते हैं, आज फ्रांस में विजिट हो रहा है, कल यूएस में हुआ था, उसके बाद कहीं होगा। आप देखिए जिस तरह से लोग मोदी जी को गले लगाते हैं, लोग भारत की इज्जत जिस तरह से बढ़ रही है, जो इंडियन डायस्पोरा जिसे अपने स्ट्रेंथ, अपने मजबूती का एहसास हो रहा है, वहाँ जाते हैं, वो उस देश को एम्पावर करते हैं, अपने देश को एम्पावर करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से आयाम जुड़ रहे हैं जो भारत को बहुत सशक्त बनाएंगे और आप देखिएगा इसका रिजल्ट आपको ग्लोबल स्तर पर दिखेगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। भारत और भी मजबूत हो, इससे हम सबकी दुआ है। और इसी मजबूती के साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी कहा था, हर आंख से आंसू पहुंचे, मेरे भारत में वो क्षमता हो कि हर आंख से आंसू पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, अमेरिका, इजिप्ट, फ्रांस और आने वाली यूएई की ट्रिप के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, इंडिया के सवाल में और अपनी अपनी बातों को रखा। और आपने देखा प्रधानमंत्री के इस दौरे के कितने सारे आयाम और पहलू हैं और साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनके जवाब हमने देने की कोशिश की है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, कहीं मच आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का।